मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएँ। एक सवाल मुझे पूछा गया था इस वीक कि मैं हूँ एक असाइलम सीकर और मैं डिपेंडेंट हूँ अपने वाइफ के ऊपर। अगर मेरी वाइफ अप्लाई करती हैं वर्क परमिशन के लिए, मुझे भी काम की इजाज़त दी जाएगी या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट नो, क्योंकि होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो है कि जो मेन एप्लीकेंट होता है असाइलम एप्लीकेशन में, उसको खाली काम की इजाज़त दी जाती है। जो बाकी डिपेंडेंट्स होते हैं जैसे कि स्पाउस या अनमैरिड पार्टनर, उनको काम की इजाज़त नहीं दी जाती। चाहे वो अगर उनका एप्लीकेशन एक साथ क्यों ना हो, फिर भी डिपेंडेंट्स को इन असाइलम एप्लीकेशन वो आपको वर्क परमिशन नहीं देते। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, पहले कॉल की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, सबसे पहले तो भाई माजरत चाहता हूँ, मैं ये तीसरी दफ़ा सेम सवाल रिपीट कर रहा हूँ, आप गुस्सा ना कीजिएगा। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, बल्कि मैं नहीं होऊंगा जब तक मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। बल्कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस वीक गुल साहब का शो देख रहा था अच्छा जी। अपनी वालदा के साथ, और आपका सवाल माशाल्लाह पहले था जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप वही पूछेंगे कि जो मेंटेनेंस में अगर आपको क्या उनसे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं और टीबी टेस्ट का। तीनों सवाल उसके मतलब ही हैं। तो जी जी, सवाल अगर आपने जवाब उसका सुना होगा तो उसमें अधूरा था। लास्ट क्वेश्चन का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और पहले का भी नहीं दिया। वो कभी कभी आपको पता है मुझसे भी मिस हो जाते हैं, टाइम की कमी होती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब आपको दिया था। लेकिन फिलहाल आप मुझे पूछे सवाल। जी मैं यहाँ पे गया था लोकल सोलिसिटर के पास, पहले भी आपने मशवरा दिया था। तो आपके जो मैंने 2-3 प्रोग्राम देखे थे या मैंने और भी देखे, उसमें जो हाउसिंग कॉस्ट है उसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड होती हैं, हाउस रेंट और कौंसल टैक्स। अच्छा, कौंसल टैक्स तो मेरा 0 है इस साल, क्योंकि मैं पिछले साल उन्होंने ज्यादा काट लिया था मेरे अकाउंट से, तो वो अब जो है पूरा साल वो रिफंड कर रहे हैं, और बल्कि नेक्स्ट ईयर में भी शायद पहला मंथ जो अप्रैल का आएगा वो भी मुझे ना देना पड़े, तो इसलिए वो 0-0 है। तो क्या वो 0-0 ही लिखा जाएगा? और दूसरा इसमें उसने ऐड किया था चाइल्ड मेंटेनेंस। अच्छा, ये मैंने किसी और जगह नहीं देखा है कि हाउसिंग कॉस्ट में चाइल्ड मेंटेनेंस का या कोई इसके अलावा कोई उसमें एक्सपेंस आते हो। सिर्फ हाउस रेंट और कौंसल टैक्स ही मुझे मिला है हर जगह। तो आपसे भी जब बात थी आपने भी 2 चीजें ही बताई थी, तो मुझे ये कंफर्म करना कि क्या इसमें चाइल्ड मेंटेनेंस जो है वो भी ऐड होगा एक्सपेंस में? दूसरा सवाल आपका। और जी सर, दूसरा सवाल आपका। जी जी जी। तो दूसरा ये था कि क्या जैसे दूसरों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप जॉब शो कर रहे हैं तो आपको 6 महीने की स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो 1 साल की देनी पड़ती है। तो बेनिफिट में भी कोई ऐसा रूल है कि अगर आपके बेनिफिट अभी 1 महीना हुए शुरू हुए तो आपको नहीं, वो आपका उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, या उसमें 6 महीने की या साल की कोई वो लिमिट है कि आप कम से कम इतने अरसे से बेनिफिट लेते हुए हों? तो ये स्टेटमेंट में वो तीसरा सवाल आपका। जा सके। और तीसरा था उसमें आमदनी के मतलब, तो उसमें मुझे डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहे हैं, वो बेसिक जो होते हैं उसके वो दोनों मिल रहे हैं। तो इसके अलावा जो है मुझे वो जो यूनिवर्सल क्रेडिट होता है जॉब लेस होने की वजह से वो भी मिल रहे हैं। तो वो सारे उसमें इनकम में शो होंगे जो मैं यूनिवर्सल क्रेडिट से ले रहा हूँ और डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हूँ, वो सारे कैलकुलेट होंगे। ठीक है। बस ये अच्छा, और मेरी आपसे अब गुजारिश है, आप अब लंदन आए मेरे ऑफिस और इंशाल्लाह आपका एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे।
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, इसमें कोई पक्की आपका बात है, सवाल आप आएंगे देखिए, फिर मैंने नेक्स्ट ये वीक मैंने इंशाल्लाह या पूछना नहीं? भी था, बल्कि मैंने ये पूछना भी था कि क्या आप लोग कोई डिसबिल अगर कोई बंदा हो, एक तो इसकी फीसें पूरी करने में ही मैं आधा रह गया हूँ भाई, अभी तक फीसें पूरी नहीं हुई, तो ये मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई क्या ये मैं क्वालिफाई इसमें कर रहा हूँ, तो फिर अगला ठीक है, स्टेप मैं आप देता देखें। हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में कौन कौन से इनकम को देखा जाता है। अगेन, इनकम इज़ ऑल योर बेनिफिट्स। जो एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इट इज़ योर काउंसिल टैक्स एंड योर रेंट, उसमें कोई और एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड किए जाते। अगर आपको मेंटेनेंस अलाउंस अगर आप रिसीव कर रहे होते, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ आपको मेंटेनेंस अलाउंस पे कर रही होती एग्जांपल, फिर आप उसको इंक्लूड कर सकते थे इन योर इनकम, लेकिन एज एन एक्सपेंस इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि कितना अरसा आपको मिलना चाहिए ये बेनिफिट्स, तो गाइडेंस है इट्स वेरी क्लियर कि कम से कम आपको 28 डेज होने चाहिए आपको ये मिलते हुए ये बेनिफिट्स, फिर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इन योर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए कम से कम 6 माह के लिए, इस तरह की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जहाँ तक आपका आखिरी सवाल था कि अगर आपको हमको कोई कंसेशन दे सकते हैं, अगर कोई भी सलिसिटर आपका केस करता है, अगर आप बिल्कुल अगर आप कोई भी सलिसिटर से बात करें, अपने सर्कमस्टांसेस उनको एक्सप्लेन करें कि जी आई कॉन्ट अफोर्ड द सलिसिटर फीस, अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश हो सकती है, मुझे उम्मीद है कि सलिसिटर्स आपको ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो कमरन जी, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरी वाइफ जो है ना स्पाउस वीजा पे है जी जी। और मैं ब्रिटिश सिटीजन अब हो गया हूँ, तो मैंने उसको 5 ईयर रूट पे थी वो, तो उसका अब ILR एप्लीकेशन करना है मेरे को फरवरी में। तो अब हमारे जो चाइल्ड हुआ है उसका अगर बेनिफिट मैं अपने नाम पे क्लेम करता हूँ, पर मैं अपनी वाइफ को स्पॉन्सर भी करूंगा ना मेंटेनेंस के लिए, तो वो तो पब्लिक रिकोर्स फंड उसको एलिजिबल नहीं है मेरी वाइफ अप्लाई करने के लिए। बट अगर मैं अपने नाम पे करूं और वो हाउस होल्ड के बारे में सब कुछ पूछते हैं, जी जी। तो उसका वीजा के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ILR एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उसको तो अलाउड नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल आपका? और वो जब एक फाइनल क्वेश्चन ये था कि जैसे 5 ईयर रूट पे थी वो, और उसका वीजा अभी मई तक है, तो मैं सोच रहा था कि 5 ईयर्स उसको फरवरी में हो जाएंगे, तो मैं फिर भी ILR एप्लीकेशन डाल सकता हूँ ना? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं एज अ ब्रिटिश सिटीजन, ये आपकी वाइफ की एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगा या नहीं? जी नहीं करेगा, क्यों? एज अ ब्रिटिश सिटीजन आप अपने बिहाफ पर बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जॉइंट क्लेम करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए, जहाँ गवर्नमेंट आपकी वाइफ के बिहाफ पर भी आपको पैसे दे रही है, फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप चाइल्ड बेनिफिट अपने बिहाफ पर ले रहे हैं, जो आपका हक है, उसमें आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके वाइफ के 5 इयर्स हो जाएंगे फरवरी में और वीज़ा कार्ड वैलिड है मई तक मेरे ख्याल में, अगर उसके 5 साल पहले पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी वाइफ पहले अप्लाई कर सकती है, उससे 28 डेज़ पहले वो अप्लाई कर सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई, क्या हाल है? ठीक। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है नेशनैलिटी के ऊपर। मुझे ना 1 अक्टूबर को ना ILR मिला ना। जी जी। तो अभी मेरी वाइफ जो है ब्रिटिश है, तो मैं स्टेट वे अप्लाई कर सकता हूँ ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, या मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? ठीक है, और आपको ILR कौन सी बेस पर मिला है? लॉन्ग रेजिडेंस 10 साल लॉफुली मैंने कंप्लीट किए थे इस कंट्री में। ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि आपको लॉन्ग रेजिडेंस पर ILR ग्रांट हुई है, सो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है वो आप सेटिस्फाई करते हैं। अब जहाँ तक नेशनैलिटी की एप्लीकेशन है, आपने मुझे बताया कि आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप बिल्कुल फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको ILR ग्रांट हुआ है लॉन्ग रेजिडेंस पर, क्योंकि आप अभी एक रिलेशनशिप में हैं एक ब्रिटिश नेशनल के साथ। नेशनैलिटी के लिए आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं।
आपने सेटिस्फाई करना होगा द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द लास्ट 3 years कि आपने 270 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे, और इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द यूके जो मेरे ख्याल में आपने पास किया होगा ऑलरेडी। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। और आज रात को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ कमेंट्स में जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 year ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, हेलो सर, कामरान भाई आवाज़ आ रही? जी जी, आवाज़ आ रही है, जी बोलें। अच्छा सर, असल में मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कामरान भाई कि अभी मेरे पास जो है वो प्री सेटल स्टेटस है, ठीक है, यहाँ का, लेकिन मैं इधर 2014 से कंटिन्यूली मैं इधर रह रहा हूँ यूके में। ठीक है, ठीक है। अभी 2 या 3 माह के बाद मुझे कॉल आ चुकी है स्पेन से, मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मैं सेटल्ड स्टेटस अप्लाई कर सकता हूँ अपने पासपोर्ट के बिहाफ पे, या इसका क्या तरीकाकार होगा, किस तरह मैं इंट्रोड्यूस करवा? अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आपने बताया है कि आप यहाँ रह रहे हैं 2014 से और आपके पास है प्री सेटल स्टेटस। इसका ये मतलब कि किसी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा, आपके अंकल ने या आंटी ने? हेलो। हाँ बिल्कुल, मैं असल में मेरी वाइफ है स्पेनिश। जी जी। वो हम 2014 में इधर आए थे, मैं और मेरी वाइफ ठीक है, इधर आए थे 2014। तो हमें उस वक्त मैंने वो जो अप्लाई रेजिडेंस कार्ड अप्लाई किया था। ठीक है, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया? परमानेंट माइग्रेशन मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, ठीक है। तो उस बिहाफ पे मुझे 5 साल का वीजा मिला था, लेकिन अभी क्योंकि मेरी वाइफ इधर रही नहीं थी, इसलिए जब दोबारा मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे प्री सेटल दे दिया। ठीक है, ये कह के कि तुम्हारा तो 5 साल का अर्सा पूरा है, लेकिन तुम्हारी वाइफ इधर नहीं थी, इसलिए हम आपको प्री सेटल दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मुझे स्पेनिश पासपोर्ट मिलता है तो ऑलरेडी मेरे बच्चों को भी, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, उनको भी स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई किए हुए उनके भी, वो अंडर एज है, अंडर 18 है। तो उनको यहाँ वो स्पेनिश पासपोर्ट पे यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, या वो पासपोर्ट यहाँ से किस तरह से वो अपने पेपर वगैरह या प्री सेटल में वो एलिजिबल है मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मैं उनका फादर। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी अभी भी वो मतलब तकरीबन 3-4 महीने पहले वो स्पेन चली गई थी। उसके लिए असल में प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको लैंग्वेज नहीं आती, और दूसरा हो सकता है वो 1 महीने या 2 महीने बाद आ जाए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप यहाँ एंटर हुए थे 2014 में, और उसके बाद आप वापस चले गए, और जब आपने अप्लाई किया प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के लिए, होम ऑफिस ने आपको इशू किया है प्री सेटल स्टेटस, और अब आपको स्पेनिश पासपोर्ट इशू होने वाला है। आप कब अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए?
क्योंकि अभी होम ऑफिस के पास रिकॉर्ड है कि आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट नहीं था जब आपको उन्होंने इशू किया था प्री सेटल्ड स्टेटस, मुझे नहीं लगता कि आप अभी फौरी तौर पर सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं फ्रॉम द डेट जब आप दूसरी दफ़ा एंटर हुए हैं यहाँ यूके में और आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल्ड स्टेटस के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जैसे ही आपको स्पेनिश पासपोर्ट इशू हो जाता है कि अगर आप ऑन योर बिहाफ स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन को या नहीं। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है क्योंकि होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है कि आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट नहीं था। मोस्ट लाइकली है कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी, आपके बच्चों की एप्लीकेशन को, अगर आप स्पॉन्सर करते हैं। बेस्ट चीज़ मेरे ख्याल में ये होगी कि अगर आपकी वाइफ स्पॉन्सर करती है आपके बच्चों को, वो इशू कर देंगे वीज़ा। अब आपने ये बताया कि आपकी वाइफ आती जाती हैं स्पेन और यूके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ 1 माह 2 माह 3 माह यहाँ गुजार रही है और 1 माह स्पेन में गुजार रही है, फिर भी वो आपके बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती है। मेन चीज़ आपकी वाइफ ने साबित करना होगा कि वो यहाँ यूके में रह रही है और उसके पास एविडेंस है कि वो यूके में रहती है। अगर वो आप साबित कर सकते हैं, फिर आपकी वाइफ आपके बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मैंने छोटे छोटे कुछ सवाल पूछने हैं। जी जी पूछें। तो अभी रिसेंटली ना हमें हमारी फैमिली को FLRFP की बेसिस पे आफ्टर 8 मंथ्स, ताकि दूसरे नाज़रीन को भी पता चल जाए कि टाइम लाइन किया जा रहा है, तो आफ्टर 8 मंथ्स हमें डिसीजन आया है बाय ईमेल। ठीक है, गुड न्यूज़ है। उसमें हाँ जी मुबारक हो। ठीक है, एक्सटेंशन करवाई थी हमने। जी जी। तो उसमें पूछना ये था कि वो उन्होंने 7 to 10 वर्किंग डेज लिखा हुआ है BRP के लिए। जी जी। और क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि क्या ये इसी टाइम में BRP आ जाता है आजकल या ठीक है, देर से आ रहा है? ठीक है। एक ये चीज है। और दूसरा, जब हमने एप्लीकेशन जमा कराई थी बायोमेट्रिक देते हुए, तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए थे। तो वो पासपोर्ट इस बायोमेट्रिक कार्ड के साथ ही आएंगे या वो उसके लिए हमें तो नहीं कुछ उनको कहना पड़ेगा कि हमारे पासपोर्ट वापस कर दें? ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और तीसरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर जब हम अगली नेक्स्ट लेंगे फर्दर लीव टू रिमेन एक्सटेंशन, तो जी जी, 10 ईयर अगर हमें हो जाते हैं, फर्ज किया चौथी एक्सटेंशन में अभी 1 साल रह गया है, लेकिन हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, लेकिन उसमें जैसे अब 8 महीने हमें इसमें लग गए करेक्ट। डिसीजन आने में, फिर नेक्स्ट हम एक्सटेंशन लेंगे, उसमें फिर 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह वो पीरियड काउंट होते होते हमारी एक्सटेंशन जो लास्ट वाली होगी उसमें यानी 2.5 साल के वीजे से पहले ही हमारे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो हमारी फीस जो है लास्ट वाली वो हमें रिफंड हो सकती है या ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है? आप प्लीज अगर थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको अभी वीज़ा इशू हो गया है, मुबारक हो आपको और आपकी फ़ैमिली को, लेकिन अभी तक BRP कार्ड आपको नहीं मिला। कितना टाइम होम ऑफिस लगा रही है BRP कार्ड इशू करने में? वैसे तो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो है कि विदिन 7 to 10 वर्किंग डेज़ में हम आपको इशू कर देते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसमें थोड़ी सी डिले आ रही है और होम ऑफिस तकरीबन 2 to 3 वीक्स भी ले रही है। अगर आप फ़र्ज़ करें 2 वीक्स में आपको नहीं मिलता आपका BRP कार्ड, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भर दें कि मुझे मेरा BRP कार्ड नहीं मिला, और विदिन वीक होम ऑफिस आपको रिस्पॉन्स देगी कि वो कहाँ तक पहुँची है आपके वीज़े कार्ड में और कब वो आपको इशू करेगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेनली पासपोर्ट्स, वो आपने जमा करवाए थे जब आपने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, आप वो कैसे वापस हासिल कर सकते हैं? अगेन, अगर आप ऑनलाइन जाएं और वहाँ टाइप करें रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस, एक फॉर्म आएगा, उसको आप भर दें और मुझे उम्मीद है कि विदिन 7 to 10 डेज़ होम ऑफिस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देगी। तीसरा सवाल आपने पूछा है कि अभी आपने अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए, आपका एप्लीकेशन 8 मंथ्स के लिए पेंडिंग था। अब जब आप अप्लाई करेंगे फॉर योर
3rd या 4th एक्सटेंशन, उस दौरान आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ आप अपनी फ़ीस वापस हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब 2.5 साल रहते हैं, चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो अभी सूरत हाल है, अगर आप एप्लीकेशन एक्सटेंशन की सबमिट कर देते हैं, उस दौरान आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, उस एप्लीकेशन को आप वेरी कर सकते हैं और होम ऑफिस जो आपने पहली फ़ीस भरी थी वो आपको रिफ़ंड कर देगी, और जो फिर आपकी जो ILR एप्लीकेशन है उसको वो कंसिडर करेगी। उस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप एक सिस्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। आप अपने कह दो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जिंदर सिंह। जी जी, पूछो अपना सवाल। हाँ जी, इन्हां दी एक जनानी परसों लग के घरों बाहर चल गई थी। लगता है तो I think there's a problem with the line. Let's go to the next call, please. Hello. Hello, you're live on air. Hello, yeah. Hello. Hello, can I talk to a solicitor, please? Speaking. Hello. How can I help? Hello, sir. Can you hear me? Loud and clear. Yeah. Fire away with your question. My question is, I applied for my brother Mm-hmm. for EEA family permit, extended family member. Okay. His appeal was allowed. Okay. After that, it is almost 3 months now. I haven't heard anything from the Home Office. Okay. In the meantime, Home Office sending letter stating that they're not going to issue any permit after 30 June as the road is Correct. ended. Okay. So my question is, what should I do now? I haven't heard anything from the Home Office, and do you think the Home Office is going to issue the permit under EUSS settlement scheme? Okay. Thank you very much for your call. Okay. You are quite correct when you state that the Home Office stance was previously that if you had applied for an EA family permit even before the deadline and your case was decided after 30th June, be it your application was granted outright or your appeal was successful, the Home Office was writing to applicants stating that unfortunately we cannot issue you an EA family permit because the rules do not allow us to do that. However, as I've discussed on this show on the last few weeks, is the Home Office have now subsequently changed their policy, and this was implemented into the rules on 5th of October, whereby they've stated that anyone who made an application before 31st December 2020 and that application is decided after 30th June, the Home Office has the power to issue an EA family permit to that applicant. Now, to the people who've applied and their appeals were allowed and they received those letters saying that we're not going to issue an EA family permit, Kevin Foster, the immigration minister, he issued a letter whereby he stated that all those applicants that were affected adversely by this stance of the Home Office, we will contact them and we will issue them EA family permits in due course. So for now, my advice would be just wait for the Home Office to contact your brother. If they do not contact your brother, then it would be advisable for you or your brother to write to the Home Office and explain to them that to date, we have not received any response from you guys. You've updated your policy. Please, can you issue my brother with an EA family permit? I hope that helps and that answers your question. Thank you very much. नाज़रीन, ये जो सवाल मुझे पूछा गया है कि जो कॉलर है इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपने भाई को स्पॉन्सर किया था ऑन EA फैमिली परमिट, इनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया, अपील पर गए, अपील इनकी इन्होंने विन कर ली, लेकिन होम ऑफिस ने फिर भी इनको EA फैमिली परमिट नहीं इशू किया। उन्होंने चिट्ठी इनको इशू कर दी थी कि जी हम आपको इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो अपील है वो मंजूर हुआ था 30 जून के बाद। लेकिन जैसे मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि होम ऑफिस ने 5 अक्टूबर को अपनी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है कि जहां वो कहते हैं कि जिसका अपील या जिसका एप्लीकेशन 30 जून के बाद डिसाइड होता है फिर भी हम आपको इशू कर सकते हैं EA फैमिली परमिट। केविन फॉस्टर जो है इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी जहां उन्होंने कहा था कि हम सब एप्लीकेंट्स को जो इससे मुतासिर हुए हैं हम उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और हम इनको इशू करेंगे EA फैमिली परमिट। फ़िलहाल होम ऑफिस ने अपनी गाइडेंस को अपडेट नहीं किया। जैसे वो अपडेट करती है
फिर मैं आपको ज़्यादा इस पर रोशनी डालूँगा। अगर विद द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में होम ऑफिस आपको नहीं कॉन्टैक्ट करती, फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप होम ऑफिस को एक चिट्ठी लिखें कि जी हम वेट कर रहे हैं, प्लीज़ हमें ये फैमिली परमिट इशू करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ हेलो, हाँ जी। मेरा एक सवाल है आपसे। सॉरी, तो थोड़ी आवाज़ नहीं सी आ रही, फिर दोबारा दोहराना। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना 2011 ਚ परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिਲਿਆ ਸੀ ठीक हो गया। एंड वो एक्सपायर होने वाला 21 नवंबर। सो मैं नेशनैलिटी अप्लाई करन लगी ਤਾਂ आई चेक्ड आउट दे वांट मी टू हैव सेटल्ड स्टेटस फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर नेशनैलिटी। बिल्कुल, इज दैट राइट? या बिल्कुल सही है जी। मैं सेटल्ड स्टेटस अप्लाई किया बट दे डिडंट आस्क मी एनी पेपर वर्क। डू आई नीड टू सेंड देम एनी डॉक्यूमेंट्स और दे विल आस्क मी इफ दे वांट टू? ठीक है, और कोई सवाल ਤੁਹਾਡਾ? वो कुछ नहीं, मैंने सेटल स्टेटस मिलने तो बाद मैं स्ट्रेट अवे नेशनैलिटी अप्लाई कर सकती हूं? ये मैं पूछना ਸੀ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਮਰਾਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਔਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ BRP ਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਾਏ ਈਮੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PRC 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है जी जी। और मेरा अपनी ना वाइफ के साथ ना झगड़ा हो गया इसी जनवरी की, इसी साल में जनवरी में 2 तारीख को। अच्छा। और मैं 1 महीना और 15 दिन के लिए जेल चला गया था। ओहो। और वहां से आया हूँ वापस, तो मैं अलग हो गया हूँ, वो अलग हो गई है, उसने अपना स्टैंडिंग ऑर्डर ले लिया है। तो क्या मैं अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जब आप कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, इसने क्या लिया आपके खिलाफ? ये नॉन मॉलेस्टेशन ऑर्डर? मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ स्टैंडिंग ऑर्डर लिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब? नॉन मॉलेस्टेशन ऑर्डर क्या? सेपरेशन। सेपरेशन। उस ऑर्डर का नाम क्या है? उसका
उसका ऑर्डर का तो मुझे नाम का नहीं पता, मेरे पास पेपर है वैसे। ठीक है। अच्छा, और जब आप 1 माह रहे हैं ये जेल में, 1 माह और 15 दिन, ठीक है, आपको सजा हुई थी या क्या हुआ था? नहीं, सजा नहीं हुई थी कि मेरे को उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई दोस्त आपको रख सकता है तो हम आपको रिलीज कर देते हैं, कोर्ट ने कहा था। ठीक है। मैंने अपने एक दोस्त का एड्रेस दिया था, तो वो एड्रेस जो कुछ ना पोस्ट कोड ना मेरे से याद नहीं था, तो वो सही नहीं निकला। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ना जेल भेज दिया। ठीक है, जेल आप रहे। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरी डेट आई थी तो उस पे फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे 1 महीना 15 दिन लग गए थे वहां पे। ठीक है, फिर आपको उन्होंने जो केस था फिर आपके खिलाफ वो ड्रॉप हो गया, क्या हुआ है? वो केस जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने गिल्टी फील कर लिया था। मुझे उन्होंने 1 साल 1.5 साल के लिए ना प्रोबेशन में भेज दिया है। ठीक है। प्रोबेशन ऑर्डर में वो मैं पूरा कर रहा हूँ, वो मेरा तकरीबन 10 महीने से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अभी आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि मैं अगर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूं तो मुझे नेशनलिटी मिल सकती है, पासपोर्ट मिल सकता है या नहीं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। फ़िलहाल आपको वो नेशनलिटी नहीं इशू करेंगे क्योंकि आपको वो प्रोबेशन ऑर्डर इशू किया गया आपके ख़िलाफ़। जैसे ये 3 साल गुजर जाते हैं इस ऑर्डर को ख़त्म हुए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए और फिर होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी नेशनलिटी। जब तक ये ऑर्डर ख़त्म नहीं होता और 3 साल नहीं गुजरते, आप नेशनलिटी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आप करते हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी कि आप वेट कर लें। जैसे 3 साल गुजर जाते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। अपने दोस्त के बिहाफ पे ये सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। वो पाकिस्तान से आए, ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया 10 साल पहले, फिर वाइफ को ले आए 5 साल पहले, और वो यहाँ उनको परमानेंट स्टे लग गया, मगर फिर बिजनेस के सिलसिले में स्वीडन जाना पड़ गया, और स्वीडन में वो रहे 3 साल। अब वो खुद वापस आ गए हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, तो डोल मनी लेते हैं यूके में, और वाइफ और बच्चे 2 उनके स्वीडन में हैं। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि वाइफ को मैं परमानेंटली यूके कैसे ला सकता हूँ। और उन जो आपके दोस्त हैं जो अभी वापस आ गए हैं स्वीडन से, उनके पास उनका क्या स्टेटस है? परमानेंट रेजिडेंस, इंडेफिनिट या ब्रिटिश नेशनलिटी? ब्रिटिश नेशनलिटी, पासपोर्ट है। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी है जो अभी पाकिस्तान में ये हैं? वो स्वीडन में हैं वालदा के साथ। जी जी। 14 साल, 16 साल और 6 साल। 14, 16 और 6 साल। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बात बताएं, अभी को परमानेंट स्टे लगा हुआ है। वाइफ के पास वाइफ के पास क्या है? परमानेंट रेजिडेंस, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और उनके पास है इंडेफिनिट लगा हुआ है, मगर 3 साल से स्वीडन में वो परमानेंटली यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, 1 मिनट। इसका मतलब कि 3 साल से उनकी जो वाइफ है वो स्वीडन में रह रही है, करेक्ट? जी। ठीक है, जो है 2 साल से ज़्यादा, इसमें इशू भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हैं वो हैं, अच्छा जो आपके जो दोस्त हैं उनके पास स्वीडिश नेशनलिटी भी है या नहीं? नहीं। ठीक है, ब्रिटिश ही है हमेशा। नेशनल के तौर पे रह रहे थे, ब्रेक्सिट से पहले के गए हुए। ठीक है, और बच्चे स्वीडन में रह रहे थे उनके साथ, करेक्ट? हाँ, बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो आपके दोस्त हैं वो अपनी वाइफ को बिल्कुल वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, क्योंकि वो जो उनकी वाइफ है उनके पास है ILR। अब ILR में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप 2 साल से ज़्यादा यूके के बाहर नहीं रह सकते। अब उनकी वाइफ हैं, उन्होंने गुजारा है 3 साल यूके के बाहर। अब हो सकता है कि जब वो एंटर करने की कोशिश करें, होम ऑफिस उनको एंट्री ना दें, जो है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। मेरी एडवाइस आपसे या आपके दोस्त से होगी कि वो फौरी तौर पर एक सोलिसिटर से मिल लें जो इस इशू को रिजॉल्व कर सके। अब जहाँ तक बच्चों का है, और आपने मुझे बताया वो 14, 16 और 6 साल के हैं, 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इमिग्रेशन रूल्स पर एप्लीकेशन सबमिट करें, या आप सुरेंद्र सिंह पर भी सबमिट कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह का ये फ़ायदा होगा कि फ़ीस नहीं भरनी होगी, ना इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होगा, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके दोस्त को सेटिस्फाई करनी होगी। अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं फिर मुझे पूरी उम्मीद है वो बच्चों को परमिट इशू कर देंगे।
थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स केस है। मेरी एडवाइस आपसे और आपके दोस्त से होगी कि एक सोलिसिटर से मिल लें जो आपको गाइड कर सके कि आपके दोस्त के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राजा साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने 2 माह और तकरीबन 15 दिन 10-15 दिन हो गए, 2.5 माह तकरीबन हो गए। अच्छा मैंने अप्लाई किया हुआ है सेटलमेंट के लिए 5 ईयर रूट पे। ठीक है। और 5 ईयर रूट पे मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं ये लेकिन उन्होंने मुझे तकरीबन 2 या 3 वीक पहले ना एक ईमेल आई होम ऑफिस की तरफ से। जी जी। उस पे उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप ना अपना बायोमेट्रिक वगैरह और फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक या जो भी स्कैन वगैरह डाटा वगैरह करते हैं सारा वगैरह जी जी हमें ईमेल कर दें। जी ईमेल आई, उनमें लिखा हुआ था कि आप वो अपना अप्लाई उसके लिए ना बायोमेट्रिक वगैरह करवाएं। स्पेशली मुझे नहीं लिखी हुई थी, लेकिन जैसे वो इस तरह ईमेल में लिखा हुआ जैसे कि वो ईमेल किसी और को भी हम कर सकते जी मैं समझ गया। और उन्होंने क्या कहा था कि हमें फोटो ईमेल के जरिए भेज दें या हमारे सेंटर आए वहाँ हमें अपने फिंगरप्रिंट्स दें? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोप्रा स्टेरा जो इनका जी 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 जो मैं समझ गया कर रहे हैं हाँ स्टेट में मैंने जब ये ऑनलाइन सबमिट करवाई थी, अब मैंने खुद ही किया था सारा ये। अच्छा मैंने जब ये जमा करवाई थी तो उसी वक्त जाहिर सी बात है वो पेमेंट वगैरह करके ऑनलाइन तो डेट वगैरह लेते हो ना। जी तो जी डेट वगैरह मैंने लेके अपना बायोमेट्रिक फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट सारा कुछ ठीक है मैं करवाना था। ठीक है तो उस फिंगरप्रिंट के कराने के बाद बिल्कुल 1 माह मेरे ख्याल 25 दिन या 20 दिन गुजरने के बाद ईमेल मुझे आई थी। तो अभी तक ये फिर उसके अगले दिन भी मैं वहां चला गया था जहाँ पे ऑफिस जहाँ मैंने करवाए थे ये ना सोप्रा स्टेट। ठीक है। तो उन्होंने फिर सिस्टमेटिकली चेक किया था, वो कहते हैं यहाँ से आपका सारा डन है। ईमेल वो किसी तरह कर देते हैं, मैंने उस ईमेल के रिप्लाई में उनको मैसेज कर दिया था कि मैं ऑलरेडी डन एवरीथिंग। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की या कोई इस तरह की बात नहीं, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैंने होम ऑफिस को भी कॉल की, वहाँ पे जो एडवाइजर उनको सारा कुछ बताया था ये, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो आपको सिर्फ वेट करना है आपके। ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया आपने 2 माह या 2.5 माह पहले अप्लाई किया है, आपने अपने फिंगरप्रिंट्स भी दे दिए होम ऑफिस सेंटर में, और अभी आपको एक ईमेल आई थी तकरीबन 1 माह पहले या 1 वीक या 2 वीक्स पहले, जहाँ वो आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे ख्याल में फिंगरप्रिंट्स के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए, और आप मुझे ये पूछ रहे हैं इसमें कोई परेशानी की बात है या नहीं। नहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स या फिंगरप्रिंट्स कर देते हैं सोप्रा सेंटर में और बाद में एक जेनेरिक सा ईमेल फिर भी आपको वो भेज देते हैं गलती के साथ कि जहाँ वो कहते हैं कि प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें या हमें फिर दोबारा अपनी तस्वीर भेजें। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन केस वर्कर के पास आता है, अगर उसको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो ख़ुद आपको ईमेल लिखेगा कि प्लीज़ मैं अभी आपका एप्लीकेशन कंसिडर करने जा रहा हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ईमेल कर दें या मुझे दोबारा एक तस्वीर भेज दें। तो इसलिए अगर उनको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। फ़िलहाल आप वेट करें, मुझे पूरी उम्मीद है 4 माह के बाद या उससे पहले आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर। मेरा सवाल जो है ये है कि 2018 में मुझे जब जॉब मिली तो वो पहला जो ईयर था वो आइल ऑफ मैन में था। तो मैंने 1 साल उधर गुजारा, अभी मतलब 2.5 ईयर से यूके में हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2023 में जब मैं ILR के लिए अप्लाई करूँगा तो ये 1 साल जो आइल ऑफ मैन वाला है वो काउंट होगा कि नहीं? एक छोटा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी वाइफ और जो मेरी बेटी है 2 साल की, वो कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने पाकिस्तान रहे हैं। तो आफ्टर अगर मैं ILR के लिए कुछ अरसे बाद अप्लाई करूंगा तो इसमें तो कुछ कोई मसला नहीं आएगा कि 4 महीने वो मुल्क से कौन से वीज़े पर आप हैं? हेलो आप कौन से वीज़े पर हैं?
मैं अभी टायर 2 पे हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आइल ऑफ मैन इज़ सीन एज ए कॉमन ट्रैवल एरिया। अगर आपने 1 साल वहाँ गुजारा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप अप्लाई करेंगे, अब जब आपके 5 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, होम ऑफिस मुझे पूरी उम्मीद है आपको ग्रांट कर देगी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी वाइफ ने 4 माह गुजारे हैं पाकिस्तान में, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, रूल्स कहते हैं कि 6 माह से ज़्यादा आपने नहीं गुजारने 1 साल में। अगर 4 माह गुजारे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। उम्मीद है कि उसको भी वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ टाइप करें मेरा नाम कामरान एजाज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।